जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 6 देखेंगे। इसके पहले के 5 चैप्टर्स जो हैं, 5 अध्याय जो हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हर क्लासेस की तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो आज हम चैप्टर 6 के में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। यह हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम उसकी संस्कृति, भाषा, साहित्य और अनुवाद में अंतः संबंध को पढ़ेंगे अच्छे से। साहित्य के अनुवाद का स्वरूप अच्छे से देखेंगे और सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम संस्कृति, भाषा, साहित्य और अनुवाद का अंतः संबंध क्या है, यह हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। भाषा और साहित्य का किसी भी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी संस्कृति का अगर विकास होना है तो उसमें जो उसके भाषा होती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ उसके साहित्य जो होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि साहित्यों से ही उस संस्कृति के विचार झलकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति साहित्य के द्वारा होती है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानकों की स्थापना भी होती है। मानव चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अगर वह कुछ समझ पाता है, कुछ जान पाता है, तो वह भाषा के थ्रू ही, भाषा के द्वारा ही प्रदान कर पाता है या जान पाता है। भाषा का संस्कृति के साथ संश्लिष्ट संबंध है, क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति होने के कारण संस्कृति भंग होती है और उसे निरूपित भी करती है। संस्कृति किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के लोगों के या किसी व्यक्ति के आचरण व्यवहार को जानने के लिए उसकी भाषा को हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी बोलचाल कैसी है, किस प्रकार वह भाषा का प्रयोग करता है। उससे उसके व्यवहार का पता लगता है और उसकी संस्कृति का पता लगता है। अतः भाषा और साहित्य का विकास संस्कृति के विकास का एक बड़ा कारक है। भाषा अगर और साहित्य का विकास होता है तो साथ साथ ही संस्कृति का हमारे विकास होगा, ऐसा कह सकते हैं। जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तब भाषा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। जैसे कि किसी भी दो देश की संस्कृतियां, हमारे या किसी दो राज्यों की संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान करती हैं, तो वह किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। दो भिन्न समाजों द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं एक दूसरे को इस प्रकार परिभाषित करती हैं कि दोनों का रूप ही बदल जाता है। यह निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया है जो सभी भाषाओं को कम या ज़्यादा प्रभावित करती है। किसी भी भाषा का रूप सदा एक जैसा नहीं रहता। दूसरी भाषाओं के प्रभाव में उसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। कोई भी भाषा हो, उसमें दूसरी भाषा का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। उस भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसमें बहुत से ऐसे उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे किसी को भी देख लीजिए, वह आपसे कभी भी ये नहीं बोलेगा कि लौह पथ गामिनी से हमको जाना है, वह बोलेगा हमें ट्रेन से जाना है। तो हमारी हिंदी भाषा में ही इंग्लिश का देखिए इसमें देखने को आपको मिलता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन गेम आप नहीं खेलते हैं, आप हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट की हिंदी बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए देखिए हमारी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाषाओं के शब्दों का थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहता ही है। अगला हमारा टॉपिक है साहित्य के अनुवाद का स्वरूप, अर्थात साहित्य का जो अनुवाद है उसका स्वरूप किस प्रकार है। साहित्य के अनुवाद के स्वरूप को समझने के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसकी बहुस्तरीयता का पहला चरण मूल पाठ को पढ़ना है। अगर आपको अनुवाद करना है तो हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि सबसे पहला चरण क्या होता है अनुवाद करने का, कि हमारी स्रोत भाषा जो है उसको अच्छे से समझें, उसके मूल पाठ को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, उसका विश्लेषित करके। इसके तहत अनुवाद के लिए मूल पाठ को मनोयोग से पढ़ना है। इस पाठ में
हमें उसके भाषिक अर्थ को देखने समझने के साथ उसमें निहित विचारों और भावों को भी समझना होता है। साहित्य के अनुवाद की यह बड़ी कसौटी है कि उसमें मूल पाठ के भाषिक अर्थ स्तरों सहित उसके भाव विचार तथा उसमें विन्यस्त संवेदनात्मकता उसकी तीव्रता के साथ मौजूद हो। जिस तीव्रता से हमारी स्रोत भाषा में उसके संवेदना, उसके अर्थ, उसके जो फीलिंग्स हैं वह रहें, उसी प्रकार हमारी लक्ष्य भाषा में भी आए, ऐसा अनुवाद करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि साहित्य के अनुवाद को या तो उस विधा विशेष का पर्याप्त ज्ञान हो, मतलब जिस विधा से जिस विधा में जिस भाषा से जिस भाषा में कर रहा उसका ज्ञान हो, या अनुवाद के पूर्व उसने उस कृति को यथासंभव समग्रता से समझने की चेष्टा की हो। पूरा अच्छे से समझेगा तभी तो अनुवाद करेगा। साहित्य के अनुवाद में पाठ पठन के बाद मूल पाठ जो होता है वह पाठ विश्लेषण का दूसरा चरण होता है। पहला चरण क्या होता है? मूल पाठ को पढ़ना। दूसरा उसका विश्लेषण होता है। इसके अनेक आयाम होते हैं। वाक्य का अनुवाद, उपवाक्य, पदबंध, शब्द आदि के अनुवाद के अनेक चरण इस पाठ विश्लेषण के तहत आते हैं। इसी में छंद आते हैं तो प्रतीक और अलंकार भी। इस पाठ विश्लेषण से ही अनुवादक लक्ष्य भाषा में अनुवाद की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से काम करती हैं। यह अपने विवेक से देखना होता है कि स्रोत भाषा के पाठ को किस तरह लक्ष्य भाषा में अनुदित करें, वह उसकी अपनी भाषा का पाठ बन जाए। ये हमारा स्वरूप था। पहले क्या किया जाता है? मूल पाठ को अच्छे से पढ़ा जाता है, फिर उसे विश्लेषित करके समझा जाता है, फिर भाषांतरण किया जाता है, फिर पुनरीक्षण की क्रिया भी होती है कि उसका पुनः जांच करके हम चेक कर लें कि हमारा जो लक्ष्य भाषा में हमने भाषांतरण किया है वह सही है या नहीं। पुनरीक्षण का अर्थ हमारा सिर्फ निरीक्षण ही नहीं होता तथा उसमें सुधार भी किए जाते हैं पुनरीक्षण की क्रिया में। अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व। संस्कृत अपने बृहत्तर अर्थ में पूरी मानव सभ्यता की उपलब्धियों का साझा कोश है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाओं का दूसरा नाम संस्कृति है। भारत जैसे बहुभाषी बहुजातीय देश में एक साथ इतनी संस्कृतियों, धर्मों और आचारों विचारों का समन्वय हुआ है। हमारे भारत देश में अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं, अनेकों जाति के लोग हैं। यहाँ पर किसी एक भाषा का अच्छे से क्रियान्वयन करना अर्थात एक राष्ट्रभाषा चुनना बहुत ही कठिन था, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बनाया गया। इस देश में संस्कृति का एक समन्वित और मिश्रित रूप अब स्थिर हो गया है, क्योंकि अब एक राष्ट्रभाषा भी हो गई है और एक समझने की क्रिया अनुवाद भी हमारे पास है कि हम दूसरे की भाषाओं को अनुवाद करके अपनी भाषा में समझ सकते हैं। जिस तरह सागर अनंत नदियों की जलराशि में समाहित का विशालता असमानताओं को अपने भीतर पचाकर अनूठी समन्वयात्मकता का परिचय दिया है, भारत की इस बहुआयामी संस्कृति को ही सामाजिक कहा गया है, जिसमें चिंतन, सृजन, भाषा, कल्पना, आचरण की तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक अद्भुत विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति में भारत की विविधताएं अपनी संपूर्ण मौलिकता के साथ गुथी हुई हैं। सामाजिक संस्कृति की इस समन्वयात्मकता चेतना का पल्लवन करने में अनुवाद का महत्व अधिक है। अनुवाद के बिना हम कैसे जान पाते हैं कि मौजूदा भारतीय साहित्य और चिंतन किन दिशाओं में अग्रसर है। राष्ट्रीय स्तर पर सोच और अभिव्यक्ति की दशा दिशा की जानकारी अनुवाद के बिना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार एक समुद्र लाखों हजारों नदियों के पानी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी से तुलना करके कुछ हमारे विभिन्न कवियों ने, हमारे विद्वानों ने लिखा हुआ है कि हमारे भारत देश में अनेकों भाषाएं हैं, लेकिन उन भाषाओं को समझने का कार्य एक अनुवाद के जरिए हमारे देश में सफलतापूर्वक चल रहा है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो हम बहुत पहले से बात करते हैं। समझ लीजिए 1206 ईस्वी में जब भारत में इस्लाम के आने पर भारतीय और अरबी संस्कृति में टकराव से जब दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के पास आईं
तो एक दूसरे की भाषा समझना अनिवार्य था। जैसे जब उस समय इस्लाम यहाँ पर आया तो उसकी भाषा को यहाँ के लोग अधिक नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ की भाषा लिखित रूप जो था, यहाँ के लिखित रूप को इस्लाम वाले नहीं समझ पा रहे थे। तो भारत में मुसलमान बस गए और दोनों जातियाँ एक दूसरे को समझने लगी। भारत में अरबी फारसी का बोलबाला होने लगा। इस प्रकार भारत में अगर हम देखें तो बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का प्रवेश हुआ। हिंदी में किसका प्रवेश हुआ? अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का। इस प्रकार भारत में बोली जाने वाली लिखी जाने वाली जब हो गया प्रवेश, तो फारसी से हिंदी एवं संस्कृति में तथा संस्कृत और फारसी जो है, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो हिंदी भाषा है उसका हिंदी जो है वह फारसी और अरबी संस्कृति में अनुवाद होने लगा, तथा फारसी और अरबी जो संस्कृति थी उसका हिंदी में अनुवाद करके यहाँ के लोग समझने लगे। इन्हीं अनुवादों के माध्यम से दो संस्कृतियों के पारस्परिक संपर्क में एक ऐसा भाषा रूप विकसित हुआ जो आगे चलकर उर्दू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस उर्दू भाषा में फारसी शब्दों का भरमार था। आरंभिक उर्दू और हिंदी में इतना ही अंतर है जैसे कि उर्दू में फारसी शब्दों का और हिंदी में तत्सम शब्दों का अधिकता रहती है। धीरे धीरे हिंदी तथा उर्दू दोनों अलग अलग भाषाओं के रूप में विकसित हुई। दोनों की अपनी अपनी साहित्यिक महत्ता स्थापित होने लगी। तब जब वहाँ के हमारे अरबी और जो इस्लाम के भाषा आई थी, अरबी और फारसी और हिंदी में जब एक महत्ता, साहित्यिक महत्ता स्थापित होने लगी, उसी बीच यूरोपीय संस्कृति से भारत का संपर्क हुआ। 16वीं शताब्दी में जब भारत के साथ अनेक यूरोपीय देशों ने व्यापार शुरू किया और यहाँ अपने उपनिवेश कायम किए, इस कारण हिंदी भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से प्रभावित हुई और उसमें उन भाषाओं के शब्दों का प्रचलन होने लगा। हिंदी और संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद होने लगा। इस प्रकार हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे थे, बिना अनुवाद के किसी एक स्थान के लोगों का दूसरे स्थान के लोगों के साथ संपर्क या कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आगे हम देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कि अनुवाद की प्रक्रिया में भाषाओं की भूमिका। अनुवाद मूल पाठ के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर है। जब किसी मूल पाठ को दूसरी भाषा में लिखा या प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुवाद कहा जाता है। जब किसी मूल पाठ को या किसी एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में लिखा या प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुवाद कहा जाता है। मूल पाठ की भाषा को स्रोत भाषा कहा जाता है तथा जिस भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया में कम से कम दो भाषाएं शामिल होती हैं, स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा। पहली भाषा कौन सी होती है? जो आप सुनते हैं, जो आपका मूल पाठ होता है वह स्रोत भाषा होती है। उसी को हमें भाषांतरण करके अर्थात अनुवाद करके हमारे लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना होता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी तीन भाषाओं का प्रयोग भी होता है। मूल पाठ ऐसी भाषा में हो जिसे अनुवादक ही ना हो, जिसका अनुवादक ना हो, लेकिन आजकल अधिकांश भाषाओं के पाठ किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी इत्यादि में अनुदित है। इसीलिए अनुवादक इस मध्यस्थ भाषा के माध्यम से मूल पाठ तक पहुंच सकता है एवं उसका अपनी वांछित भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। यदि अनुवादक मूल पाठ की भाषा को जानता है और उसके अंग्रेजी या फ्रेंच अनुवाद के साथ साथ मूल पाठ को भी जानता, अनुवाद करते समय अपने सामने रखे, तो निश्चित रूप से उसका अनुवाद अधिक असरदार होगा। उसका अंग्रेजी या फ्रेंच अनुवाद के साथ साथ मूल पाठ को भी अगर वह समझता है, मतलब दोनों भाषाओं को समझने वाला अगर कोई अनुवादक रहता है तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से अनुवाद कर ले जाता है। अनुवाद को असल या मध्यस्थ भाषा या दोनों की गहरी जानकारी होनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर वह मौलिक पाठ को सही रूप से समझ ही नहीं पाएगा। इस पाठ ज्ञान के माध्यम से ही वह उस पाठ को असल में कुशलता से स्थानांतरित कर पाएगा। हमारे प्राचीन ज्ञान भंडार संस्कृत है और उसने अनेक भारतीय भाषाओं की शब्दावली को समृद्ध किया है। अगर हम उदाहरण देखें तो नई संकल्पनाओं और नए वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए
भारतीय भाषाओं में शब्द संस्कृत से ग्रहण किए गए, जिससे नए शब्दों का निर्माण हो सका। यूनानी शब्द समान है, जैसे टेली यानी संस्कृत में दूर कहते हैं। इसके साथ संस्कृत के और शब्द जैसे भाष यानी ध्वनि यानी आवाज़ इत्यादि शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार दूरदर्शन में संस्कृत धातु दृश्य यानी देखना से बना दर्शन शब्द प्रयोग हुआ है। दूरदर्शन में दृश्य धातु जो है, जिसका अर्थ होता है देखना, वह प्रस्तुत हुआ है। इस तरह संस्कृत को एक साधन भाषा के रूप में स्वीकारा गया, जिसमें लगभग अब सभी आधुनिक भाषाओं के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय भाषाएं 4 विभिन्न समूहों से उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि आर्य, द्रविड़, मुंडा और तिब्बती म्यांमारी। किससे भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई हैं? आर्य, द्रविड़, मुंडा और तिब्बती म्यांमारी। किसी एक समूह की भाषा से दूसरे समूह की भाषा में अनुवाद करना अधिक कठिन है, जबकि एक ही समूह की 2 अलग अलग भाषाओं के बीच अनुभव करना तुलनात्मक रूप से सरल है। यह था हमारा पाठ अनुवाद का सामाजिक संस्कृति संदर्भ जो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।